2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दावों ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगले चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के इस दावे पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर की लड़ाई खत्म करे, उसके बाद सत्ता की बात करे। उन्होंने कांग्रेस को ऐसी पार्टी बताया जिसके एक हाथ में पेट्रोल और दूसरे हाथ में माचिस रहती है। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल रणनीति बनाने और बयान देने तक सीमित हैं, लेकिन उसे जमीन पर उतारने की क्षमता उनके पास नहीं है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आज भी नेताओं के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई है। कि अपने मन को तसल्ली के लिए अपना मन को बहला सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं के एक पॉकेट में पेट्रोल है, दूसरे पॉकेट में माचिस है। ये दोनों हाथों से लेकर घूम रहे हैं। आप पंजाब देख लीजिए, मैं आज ही अभी न्यूज देख रहा था, वहाँ घमासान हो रहा है। कभी ये लोग एक होकर नहीं कर सकते और केवल ये लोग प्लान बना सकते हैं, ये एक्शन नहीं कर सकते। और जब तक प्लान और एक्शन नहीं एक साथ नहीं होगा तब तक एक्शन प्लान नहीं कहलाता और कोई कार्य मूर्त रूप नहीं होता। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई थी और बीजेपी महज 14 सीटों पर सिमट गई थी। उपाध्याय ने कहा कि आज जनता के हाथ में महंगे पेट्रोल डीजल की रसीदें हैं, बढ़े हुए बिजली के बिल हैं और महंगाई की मार है। उन्होंने दावा किया कि अगर आज के आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस का ये कहना है कि जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और यही असंतोष आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। जिस साल कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी 14 सीट में सिमट कर रहेगी। श्याम बिहारी जायसवाल तो अभी विधायक बने हैं, अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं, माचिस और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास में बिजली का बिल और पेट्रोल के दाम की पर्ची जेबों में है। वही 2028 में चुनाव को बदल कर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की नीति आम आदमी के घर में डकैती डालने का काम कर रही है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। कल चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। प्रदेश की राजनीति में एक ओर कांग्रेस सत्ता में वापसी का भरोसा जता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी अपने संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर जीत का दावा कर रही है। हालांकि ये लड़ाई शब्दों और दावों तक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में यही बहस जनता से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों और सरकार के प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूमती नजर आ सकती है। अब देखना होगा कि 2028 की राह में जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है और किसके खिलाफ अपना फैसला सुनाती है। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। दावों की राजनीति। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2028 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन चुनावी बयानबाजी का दौर अभी से तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी इन दावों को हकीकत से कोसों दूर बता रही है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उसे पेट्रोल और माचिस वाली पार्टी बताया, तो कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बिजली बिल और जनहित के मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेर लिया। सवाल यह है कि क्या 2028 के चुनावी विसात अभी से सजने लगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में चुनावी बयानबाजी की क्या है सियासी मायने? क्या बीजेपी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस को पेट्रोल माचिस वाली पार्टी? कांग्रेस के 2028 के चुनाव में जीत के दावे में कितना दम? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपका स्वागत। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल लेंगे। सबसे पहले रुख करूंगा सत्यप्रकाश सिंह जी का। सत्यप्रकाश सिंह जी, एक तरफ तो कांग्रेस का ये कहना है कि अगर बीजेपी आज सत्ता में आती है तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट के रह जाएगी, 2 अंकों में सिमट के रह जाएगी। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। यहाँ तक कि जो कैबिनेट मंत्री हैं
श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने तो कांग्रेस को पेट्रोल माचिस वाली पार्टी तक कह दिया। क्या है इस बयान के मामले और आखिर क्यों बीजेपी अभी भी कांग्रेस को बता रही कि मुंगेलियाल के जो सपने हैं वो कांग्रेस अभी भी देख रही है? देखिए उदय जी, अभी जैसे मैंने मंत्री जी का बयान सुना और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया हमारी पार्टी के लिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इनके पहले अपने घर में देख रहे हैं। इनके नेता तो एक पॉकेट में मिर्ची और दूसरे पॉकेट में पेपर स्प्रे लेकर घूमते हैं। जो अब जब विधानसभा चलता है तो अजय चंद्राकर जी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, एक पेपर स्प्रे वो मारते हैं। फिर धर्मलाल कौशिक जी सवाल करते हैं नाकामी के सरकार को, वो एक मिर्ची फेंकते हैं। फिर उनके सुशांत शुक्ला एक सवाल करते हैं, वो एक पेपर स्प्रे फेंकते हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आज भी कोर्ट में पेपर स्प्रे लेके बैठे हुए हैं। नंदकी राम कंवर जी सड़क पर उतर गए थे मिर्ची लेके। तो इनके अंदर क्या चल रहा है? मिर्ची पाउडर और मिर्च लेके तो लगाने का काम सरकार के लगाने का काम के नेता कर रहे हैं, इनके विधायक खुद कर रहे हैं। और यहाँ तक देखिए बात क्या, मुद्दे की बात क्या है। आप कितना ही बयानबाजी कर लीजिए, आप कितना ही हमारी पार्टी को कोस लीजिए, मगर सड़क पे हकीकत क्या है, लोगों के बीच में हकीकत क्या है? क्या बिजली बिल से जनता परेशान नहीं है? क्या महंगाई से जनता परेशान नहीं है? क्या पेट्रोल डीजल के रेट से जनता परेशान नहीं है ना? क्या बेरोजगारी से जनता परेशान नहीं है ना? आपने बोला था 20,000 प्रतिवर्ष, प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 20,000 प्रतिवर्ष रोजगार की बात की थी आपने। 3 साल होने जा रहा है, कितना रोजगार दिया आपने? उत्तर धर्म स्थल पे हर एक वर्ग बैठा हुआ है। तो हर जनता त्राहिमाम है। किसान, उनको खाद बीज नहीं मिल रहा अभी की जो फसल के लिए। तो ये दिखता है कि आपके जो कारनामे हैं जिसकी वजह से जनता परेशान है, मुद्दा वो है, मुद्दा यही है। और हम एक पक्ष के नाते अपना धर्म अपना रहे हैं, विपक्ष नाते हम जनता के पास सरकार की नाकामी को लेके जा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या नाकामी है, जनता के क्या सवाल है। ये दिखता है जिससे ये सरकार बौखला गई और काम करने की बजाय ये एक राजनीतिक दल पे आरोप लगा रहे हैं। आप अपने क्या ब्लूप्रिंट है, आपने 3 साल 2.5 साल में क्या काम किया है जिससे जनता खुश हो, ये बताइए। मगर इन पर बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं, इसी वजह से इधर उधर बातें कर रहे हो, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसे प्रतिक्रिया ले लेते गंगेश जी की। गंगेश जी, आपने दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया सुनी, बयानबाजी सुनी और जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है या 2028 को लेकर किसी प्रकार का बड़ा चुनावी जो नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं? लेकिन अभी जो देश में उपचुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, उनका परिणाम देखिए, वो परिणाम जो है भाजपा के लिए अलार्मिंग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश में कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तो आपका नीट का, सीबीएसई का की हालत और राम मंदिर का मुद्दा, पेट्रोल डीजल की महंगाई, बिजली के दाम, खासतौर पे छत्तीसगढ़ में, इस तरह के जो मुद्दे हैं, इससे लेकर जनता निश्चित तौर पर त्रस्त, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस तरह के मुद्दे अगर रहेंगे देश में, और इसके बाद आपकी तीसरे टर्म की एंटी इनकम में से स्वाभाविक रूप से होती है, अगर कोई सरकार लगातार 3 टर्म तक चलती है तो उसमें एक एंटी इनकम में से पूरे देश पब्लिक के बीच पैदा होती है कि भाई अब ये सरकार कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए। तो एक ये भी इसको भाजपा को सामना करना है और कांग्रेस के लिए अच्छा अवसर भी है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर कांग्रेस को लगातार मेहनत करना चाहिए। राज्य के चुनाव में जो परिणाम ला सकते हो तो ला ही ले सकते हैं, देश स्तर पर भी वो चाहे तो अच्छी मेहनत करके। और लेकिन आपको यह है कि मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो जिस स्तर की राजनीति करते हैं उस स्तर की राजनीति आपको केंद्र स्तर पर करनी पड़ेगी। आपके साथ विपक्ष के और भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी अलग तरीके से सक्रिय हैं। इन सबको साथ लेके एक मजबूत विपक्ष तैयार करके अगर कांग्रेस आगे बढ़ती तो उसको निश्चित तौर पर देश में भी फायदा होगा और प्रदेश में भी फायदा होगा। तो ये मेरा मानना है। गंगेश जी, आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए ऊपर जो केंद्र सरकार में बैठे शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, ये तमाम ऐसे जो बड़े लीडर उनकी बात की जाए, उनकी राजनीति के अलग तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन जो निचले स्तर के जो राजनेता है उनकी राजनीति एक अलग तरीके से देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि जो निचले स्तर के जो राजनेता हैं वो अपने बयानबाजी, अपनी प्रतिक्रिया, अपने कामों की वजह से पूरी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपन उदाहरण देखें तो छत्तीसगढ़ भाजपा स्पष्ट तौर पर 2 हिस्से बटी हुई है। एक वर्ग अभी जो सत्ता में है और दूसरा वर्ग जो पहले सत्ता में रह चुका है और उसको अनुभव ज्यादा है। अभी के जो सत्ता में है वो अनुभवहीन है। उनकी जो उसका परिणाम ये हो रहा है कि प्रशासनिक आतंकवाद चरम में पहुंच गया है। कोई अफसर किसी की बात नहीं सुन रहा है। मैं तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को भी अधिकारी जो टाल देते हैं।
कलेक्टर जो राजनीतिक तरह के बयानबाजी करना शुरू कर दी, राजनीतिक बयान देना शुरू कर दिए। तो इस तरह की अराजक की स्थिति तो प्रदेश में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वहीं अगर ऊपर का देखा जाए केंद्र के स्तर पे जो राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, उस लेवल में राजनीति करने के लिए मतलब उनकी जो रणनीति रहती है खासतौर पे, और उसके पीछे आरएसएस का बड़ा ग्रुप संगठन भी रहता है। ऐसा नहीं है कि उनकी एक तो बड़ी मजबूती जो है भाजपा के लिए है कि आरएसएस और उनके अनुषंगिक संगठन वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं इस जीत, जो अभी तक जीत लगातार आ रही है उसके लिए। तो उनकी जो रणनीति है, उस रणनीति को आपको समझ के जब तक आप काम नहीं करेंगे तो, और वो हर बार कुछ नया लेके आते हैं। हर चुनाव आप देखेंगे, मैं जो लगातार पैटर्न देख रहा हूँ, हर बार नए चुनाव में कुछ ऐसा नया मुद्दा ले आएंगे जो गेम चेंजर साबित हो जाता है, और कहीं ना कहीं वहां पर सब कुछ मेहनत करने के बाद विपक्ष जो है पिछड़ जाता है। इसको तो विपक्ष को समझ के उस लेवल पे जाके राजनीति करना पड़ेगा, तब जाके टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रविंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे है कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का एक बयान इस वक्त सुर्खियों में है, और जिस प्रकार से देश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जोड़कर भी ये बयान देखा जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष संसद में हंगामा करते हुए नजर आता है, चाहे वो विधानसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए। अगर बात करें तो जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उनका बयान है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पेट्रोल, और एक हाथ में पेट्रोल दूसरे हाथ में माचिस लेकर चलती है। आखिर इस बयान के क्या कुछ मायने हैं? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति जो है, जिस प्रकार से देश भर में तमाम हमने देखे प्रदर्शन देखे, महंगाई की बात करें, नीट एग्ज़ाम की बात करें, छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर बात करें, उनका ये कहना है, विकास उपाध्याय जी का, कि अगर आज चुनाव होते हैं तो आज बीजेपी 2 अंकों में सिमट कर रह जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी जी, रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश सिंह जी की तरफ रुक करूंगा। सत्यप्रकाश सिंह जी, अगर आज चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना जीत का दावा कर रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ आधार है जिसको लेकर कांग्रेस इतनी आश्वस्त लगती है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में जीत जाएगी? इसका आधार क्या है? आधार ये है कि जनता जो है ना महिमा। जैसे मैं आपको बताऊं, चुनाव के समय उन्होंने मोदी गारंटी लेके आया, एक ही मोदी गारंटी के तहत 30% रोजगार की बात हुआ है पूरा। मोदी गारंटी के तहत 100 दिन नियमितीकरण की बात हुआ है पूरा। मोदी गारंटी के तहत बस में फ्री छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए किया हुआ है पूरा। तो मोदी की गारंटी आपने बहुत सारी की। तो शिक्षक भर्ती की बात थी, 57,000 शिक्षक भर्ती मोदी गारंटी हुआ है पूरा। तो आपने काम ही ऐसा नहीं किया। एक मुश्त आपने भुगतान की बात की किसानों को, उनको आज बीज नहीं मिलते। तो आपने त्राहिमाम जो जनता कर रही है, एक कार्यक्रम जो इनका कार्यक्रम है उसकी वजह से हो रहा है। और हम अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का धर्म क्या बनता है? अगर हम आज विपक्ष में, तो वो भी जनता ही बैठाती है कि आप हमारी आवाज बनिए, आप हमारी आवाज सत्ता तक पहुंचाइए। क्योंकि सत्ता अगर किसी के ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली जाए, जिस तरह से 12 साल में देश में देख रहे हैं, वही ये प्रदेश में हाल है कि घमंड चरम पे हो जाता है। जिस तरह से यादव का आपको उपचुनाव जो हुआ है, इनके बड़े नेता ने कहा कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जिससे जनता त्रस्त होती है, और जनता चाह रही है कि अब इस घमंडी सरकार को, इस नाकाम सरकार को, मोदी गारंटी जो फेल हो गई है, इस सरकार को हटाया जाए। और हम विपक्ष से जनता तक बात लेके जा रहे हैं, सरकार की नाकामी लेके जा रहे हैं। और जनता, सबसे महत्वपूर्ण, जनता हमारा समर्थन कर रही है कि हाँ, हमारी आवाज आप बनिए और हमारे साथ जो समस्या है आप उसको उठाइए। तो ये आधार क्या है? जनता का अगर समर्थन आपके साथ है तो आधार अपने आप बन जाता है। और आपकी नाकामी 2.5-3 साल में जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है किसी भी क्षेत्र में। तो उसकी वजह से जनता जो है ना, वो अगर समर्थन करती है तो आधार वही बनता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। मगर ये जो सरकार है, 12 साल में देश की बात करें, 30 साल में यहाँ बात की, ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र में विश्वास करती है, जिसके तहत सुनती नहीं है जनता की। आपने देखा होगा जंतर मंतर क्या हुआ, पुलिस लाठीचार्ज तक, पहले गन तक इस्तेमाल किया गया। बिहार में देख लीजिए AK-47 निकाल दिया गया। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, जनता त्राहिमाम कर रही है हर एक चीज से, हर एक आपकी नाकामी से, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं और एक विपक्षी नाते हम आवाज उठा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। चलिए, रविंद्र सिंह जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रविंद्र सिंह जी,
कांग्रेस पार्टी कहना है कि आज चुनाव हो तो बीजेपी 2 अंकों में सिमट जाएगी, और इसी प्रकार का की जो जवाब है वो सत्यप्रकाश सिंह जी का भी कहना है कि देश में आक्रोश है, आम जनता में निराशा है, और इसलिए अपनी निराशा को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ आम जनता खड़ी है। और ऐसे में बीजेपी के लिए जो प्रतिक्रिया सामने आ रही वो इस तरह से देश की लोगों के सामने आ रही है, यानी कि साफ उनका यही कहना है कि जनता के अंदर निराशा है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर उनका कहना है कि बीजेपी के खिलाफ है जनता और कांग्रेस के साथ है। क्या कहेंगे आप? निराशा है तो कांग्रेस हताश है बेचारे। अब इनके ऊपर मुझे गुस्सा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये परम भविष्य वक्ता हो गए हैं कि 10 सीट में सिमट आएंगे आज चुनाव हो, तो इनको समझ में नहीं आता 5 साल की हमारी सरकार है क्या? 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो मैदान में आ जाएगा, देख लेंगे। बस अपनी हैसियत भी देख लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 5 चुनाव हुए, 4 में भूख रहे हैं, फिर भी इनका घमंड जाता नहीं। तो एक घमंड करते रहे कि 10 सीट में आ जाएंगे कि क्या एक बार धोखे से आए थे। रविंद्र सिंह जी अभी 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, उन 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो परिणाम आए हैं आप उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वो देखिए सबसे बड़ी बात है उपचुनाव हमारे लिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसको सुधार लेंगे, हम आत्ममंथन भी कर लेंगे। और तथिया उनकी पहले से चुनाव थी, कोई कांग्रेस का पहले से सीट था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने गुजरात में शानदार विजय किया, एक बागीपुर पे उससे टिप्पणी करना मैं आवश्यक बहुत ज्यादा नहीं समझता। सबसे बड़ी बात है पर नितिन नवीन जी तो अपनी सीट खुद ही हार गए, वो उनका क्षेत्र था, वो वहां काफी लंबे समय से थे, वो सीट नहीं बचा पाए। जनादेश नहीं है, आप चिंता मत करिए, जब बिहार का जनादेश होगा उस समय देख लेंगे। चलिए ठीक है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, देखिए कैसे जो हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी ने जिस वक्तव्य की बात कही तो एकदम समर्थन करता हूँ। ना एक तरफ पेट्रोल और एक तरफ माचिस, ये कांग्रेसी विध्वंसक ही है। हम कैसा काम करते हैं सुनिए, हम एक तरफ नक्सलवाद का समापन करते हैं ना पूरे देश से, और ये नक्सलवाद के जो संरक्षक है, सबसे बड़े लीडर है पिटमा, उसको इन लोग अपना देवता मानते हैं, इसको अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसे लोग के ऊपर भरोसा करेगी और इन कांग्रेसियों के ऊपर भरोसा करेगी जो अपने घोषणा पत्र में कहते थे शराबबंदी करेंगे और इन्होंने किया नहीं। किस मुंह से इन पे भरोसा करेगी जनता? अरे किस मुंह से चुनाव में जाएंगे? अरे हम कहते हैं तो हम करते हैं, हम महतारी वंदन का पैसा देते हैं, हम 3100 रुपए में धान खरीदते हैं, हम 2 वर्ष का बोनस देते हैं, हम PSC की CBI जांच कराते हैं। मैं बोला ना पूरी तरह से विध्वंसक लोग हैं ये। बहुत बड़ी गलतफहमी में कि 10 सीट में कौन आएगी। अरे अपनी हैसियत देख लेना, जब चुनाव आएगा। मैं तो लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान करता हूँ। ये रोज बैठ के करते हैं, कल काश चुनाव हो जाए, किसी कारण सरकार गिर जाए, फिर हम लोग आ जाए, कभी नहीं होने वाला। इनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। देखिए मैं गिनाता हूँ, ये माचिस और पेट्रोल के लोग ना 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो सकारात्मक कार्य कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो विनाशात्मक। और इनके कार्यकाल को जरा देख लीजिएगा, PSC का घोटाला, DMF का घोटाला, कोल का घोटाला और धान का घोटाला, राशन का। इनके कार्यकाल की उपलब्धि क्या थी मुझे बता दें? 5 साल में इन्होंने क्या किया घोटाले के अलावा छोड़ के? इनका एक मंत्री जेल में चला जाता है, कई लोग बेल में रहते हैं, और उसके बाद ये बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल काम करती ना जनता की सेवा के लिए, और उनके कार्यकर्ता रात दिन बूथ में जाके काम करते हैं। कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है, मैं तो एक लाइन कहता हूं, ये अभी मैं उनको सुन रहा था, इनके प्रवक्ता को, विकास उपाध्याय को, इन्होंने डकैती डाला कि बिजली का मीटर। ये डकैती किसने डाला? हम सबने नहीं देखा? शराब के घोटाले में, कोल के घोटाले में, ये डकैत और लुटेरे लोग, और ये हमसे बात करेंगे। इसीलिए जनता इनको भगा दी। क्यों जनता हम पे भरोसा करती? क्यों इनको 5 साल चुनने के बाद भगा दी? क्यों हमको 3 बार के बाद 4थे बार भी अवसर देती? कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती। जो लोग अपने घोषणा पत्र से मुकर गए उन पे कौन भरोसा करेगा? ये बता दें। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले गंगेश जी से प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं सत्यप्रकाश जी की तरफ रुक करूंगा। गंगेश जी, जिस प्रकार से वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं और जो तमाम प्रकार से हम देख रहे हैं, जैन जी की बात करें या तमाम मुद्दों को लेकर, आपको क्या लगता है 2028 का जो चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी के लिए किन राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर 2-3 बड़े मुद्दे तो सामने दिख ही रहे हैं। एक तो नीट वाला मामला है, खासतौर पर जैन जी जिस तरह से आंदोलित है, वो आग इतनी आसानी शांत नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से अभी भी वो लोग अंदर उनके अंदर विश्वास फैल चुका है, और वो पूरी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको अगर उनका आक्रोश अगर भाजपा ठंडा नहीं कर पाई
तो निश्चित तौर पर 2028 में चुनाव भारी पड़ेगा वो। गंगे जी, बार बार कांग्रेस पार्टी कंपटीशन एग्जाम से लोगों का भरोसा बार बार कांग्रेस पार्टी 2-3 जगह को उदाहरण उनकी देती, चाहे वो हम नेपाल की बात करें या इसी प्रकार 1-2 जगह की और बात करें, कांग्रेस पार्टी उदाहरण देती है कि वहां पर जैन जी ने ऐसा किया है। क्या इसी तरह के जो हालात हैं वो देश में फिलहाल बनते हुए नजर आते हैं, या केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया वो कहीं ना कहीं जैन जी के लिए काफी था? नहीं, अपने देश में तो ऐसी अराजक की स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि हमारा संविधान अलग किस्म का है। हमारा संविधान इतना लचीला है और इतने उसमें प्रावधान है कि इन सब के बावजूद जो है जैन जी इस स्तर पे जाके काम नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर असंतोष, जैसे देखिए अभी जो असंतोष था, सरकार बैकफुट पे आई, इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का, तो आंदोलन खत्म हुआ। अगर इस्तीफा नहीं होता, अड़ी रहती सरकार, तो मामला बिगड़ना शुरू हो चुका था। 3-4 राज्यों में उनके आंदोलन फैल गए थे। अगर इस तरह से स्थिति विस्फोटक बनाएगी भाजपा अपने ही लोगों के बीच में, तो उसका असर होगा। लेकिन अभी जो देखा जाए तो एक तरह से लोगों ने बैकफुट पे आके उसको मामले को थोड़ा शांत करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी यह है कि जो सीबीएसई की विश्वसनीयता, जिसको पहले लोग अपने बच्चों को सोचते थे कि सीबीएसई में पढ़ाएं, इस बार जो सीबीएसई की परीक्षा हुई है, जिस तरह का जांच हुई है उनके बच्चों की, मैं बता, लाखों बच्चे तो रिवोल्यूशन नहीं करा पाए। इतनी गड़बड़ियां, इतनी गलती, पहली बार मतलब शिक्षा किस तरह से गिर रहा है लोग। बल्कि छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ लोग ये बोलना शुरू कर दिए कि सीबीएसई को जहाँ बच्चों को सीजी बोर्ड में डालना ज्यादा अच्छा है, कम से कम यहाँ उससे तो बेहतर स्टैंडर्ड है। मतलब सीबीएसई का इतना घटिया स्तर गिर गया है। ये जो केंद्र की जो बड़ी एजेंसी, चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल, जिनके ऊपर विश्वसनीयता होती लोग, जी बिल्कुल प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने गंगे जी। हमारे यहाँ की जो जेन जी जनरेशन है वो जो अपना कह सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया जो है वो वोट के माध्यम से देने का प्रयास करती है, और वोट के माध्यम से ही यही जनता की प्रतिक्रिया होती है कि किस सरकार को सत्ता के शीर्ष पर बिठाना है और किसको उतारना है। ये जनता के वोट का ही अधिकार है। मैं रुक करूंगा सत्यप्रकाश सिंह जी का। सत्यप्रकाश सिंह जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कहना था बीजेपी का, और ये बीजेपी हमेशा कहती आई है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी का एक बयान जो था वो चर्चा का विषय बना हुआ था। मई 2026 में राहुल गांधी ने कहा था अंत में कि 1 साल के भीतर जो सरकार है वो केंद्र सरकार जो है वो गिर जाएगी, और ऐसा वो कई मौके पर कह चुके हैं तमाम चीज़ों को लेकर। और इसी तरह की प्रतिक्रिया तमाम कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स वो भी देते आए हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आखिर इन प्रतिक्रियाओं के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है, और आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र सरकार की या जो राज्य सरकार है वो जल्दी ही विदा उसकी हो जाएगी? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो 2-3 चीजें पहले मैं जवाब दे रहा है रमेश सिंह का। अभी जैसे आपने बात की पटना के उपचुनाव, जिस तरह रविंद्र सिंह ने कहा, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है इनकी, बूथ तक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ जो थी वहां तक चुनाव, वहां तक बिठारे, उसके बाद बोले हल्के में ले रहे हैं। तो समझिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कितने हल्के में ले रहे हैं, तो इनके अंदर चल गया। ये अलग विषय कि बृजमोहन अग्रवाल जी की कोई नहीं सुन रहा, वरिष्ठ नेता का हालत तो वही है। अगर बृजमोहन अग्रवाल जी का अधिकारी नहीं सुन रहे, नेता नहीं सुन रहे, उनको कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, तो हालात ऐसे हैं। अभी रविंद्र सिंह ने बात की कि इन कांग्रेसियों पे कौन भरोसा करेगा, और क्या इन भाजपाइयों पे भरोसा करेंगे? चंदा चोर वालों पे जो चंदा तक डकार जाते हैं, इन पे भरोसा करेगी? क्या इन पे भरोसा करेगी? जो नीट 2024 में जो मेन आरोपी था संजीव मुखिया, सीबीआई क्लीन चिट दे देती है, उस पर भरोसा करेंगे? ये बताइए। तो क्या इस पे भरोसा करेंगे कि 150 से ज्यादा पेपर लीक करवा देते हैं और उसके बाद करवाते रहते हैं? इन पे भरोसा करेंगे? इन पे भरोसा करेंगे जो बोले 1 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रदेश बोला 20,000 प्रतिवर्ष देंगे, रोजगार नहीं मिल रहा है, बातारी फटी साड़ी मिल रहा है, उस पर भरोसा करेंगे? तो ये उससे लायक नहीं रहे। इन्होंने बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। अभी इन्होंने हमारे बात की कि इस पर, अरे एक बात, कॉमनवेल्थ गेम का क्या वो माफी आज तक क्यों नहीं मांगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सूची का इन्होंने बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया, आज तक माफी क्यों नहीं मांगे? बहुत इन्होंने बात की। अभी यही की बात कर लीजिए, 3 साल तो हो गए, कोई भी अंतिम फैसले तक कोई भी जितने इन्होंने कथा करते घोटाले करो, कोई अंतिम फैसले तक गया है? अब बताइए। ये अलग विषय इन्होंने हमारे मंत्रियों की बात की। हमारे यहाँ कोई कर्मठ कार्यकर्ता है, वो ईडीआईटी से डरता नहीं है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रविंद्र सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी, रविंद्र सिंह जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कोई हिमंता विश्वकर्मा नहीं बनता ना, तो ये इसी तरह की जेल में डालते। चलिए रविंद्र सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, चूंकि समय की बाध्यता है जी। ये इनके इसीलिए बोल रहे हैं ईडीआईटी कोर्ट में जाके 50 चलिए सुन लीजिए सत्यप्रकाश सिंह जी, सुन लीजिए। अपने बयानों के लिए 50 बार माफी मांगी है। ये बतावे के साथ बोल सकते। सबसे बड़ी बात है, ये क्या योगदान है? जरा अभी जनता मंदिर में प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस का क्या योगदान है?
बांकीपुर में कांग्रेस ने की जरा बता दीजिए आप, फिर ये अपनी बात करेंगे कि मतलब ये सरकार जाएगी वो सरकार आएगी। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कांग्रेस का यही रवैया, यही नकारात्मक विचारधारा मैं बताऊं, केंद्र में अगले 25 साल तक नहीं आएगी और छत्तीसगढ़ में अगले 20 साल तक कांग्रेस दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, मैं भविष्य के रूप में कहता हूँ। ये कहते हैं कि मतलब 14 सीट पे आ जाएगी, 15 सीट में आ जाएगी। आज चुनाव, अरे 2 साल बाद चुनाव में आ जाना, ये अगले 10 साल 15 साल छत्तीसगढ़ में फिर नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं, ये लोग अपमान करते हैं। क्या था इनका जंतर मंतर में योगदान, जरा आप मुझे बताइए। और ये हमको चंदा चोर की बात करते हैं। अरे आपके मंत्री प्रमाणिक रूप से जेल गए, कवासी लखमा भूल गए हो? आपके कितने अधिकारी जेल में? चोर आप लोग, लुटेरे आप लोग, डकैत आप लोग, शराब का घोटाला, डीएमओ का घोटाला, पीएससी का घोटाला, हर घोटाला आपने किया। और उसके बाद कहेंगे इसीलिए जनता आपको भगा दी। चलिए बिल्कुल ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जनता का क्या कुछ इससे फायदा हो रहा है, ये सभी पार्टियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। गंगे जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपको, और रविंद्र सिंह जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में 2028 चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। बीजेपी विकास और योजनाओं के भरोसे मैदान में उतरने की बात कर रही है, तो कांग्रेस सरकार के कामकाज और जनता के मुद्दों को लेकर घेराबंदी कर रही है। फिलहाल बयानों की लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। अब देखना होगा कि 2028 तक जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करती है, विकास के दावे पर या बदलाव की मांग पर। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।